तो आज का हमारा टॉपिक है जो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो वैदिक और लाल किताब में क्या डिफरेंस है। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी का जितना भी फॉर्मेट है सबका जो सोर्स है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वो सबसे पुराना है और ऋषियों द्वारा दिया हुआ है हम लोग को ये ज्ञान। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी 5000 से भी ज्यादा पुराना है और इसका वर्णन वेद में भी किया गया है, हर जगह उपलब्ध है। लाल किताब 1939 में रूपचंद जोशी द्वारा लिखा हुआ बुक है। फर्स्ट टाइम उन्होंने पब्लिश किया था 1939 में। इसके बाद वो 4 संस्करण लिखे थे और लास्ट में फिफ्थ संस्करण 1952 में उन्होंने लिखा, जो 1179 पेज का है, जो कि फाइनल बुक है। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स, 12th हाउस, 27 नक्षत्र, इसका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। लाल किताब में भी हम लोग कंसीडर करते हैं 9 प्लैनेट्स, 12th भाव, बट नक्षत्र को यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं। अनदर डिफरेंस क्या है, जो लाल लाल किताब में जब प्रेडिक्शन करते हैं तो हाउस का जो साइन है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ भाव को लेते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, या खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3। लेकिन वैदिक में क्या है, जो फर्स्ट हाउस है उसका साइन क्या है उसको कंसीडर करते हैं। लगन जो है हमारा चेंज होता है वैदिक में, बट लाल किताब में एरीज से ही स्टार्ट होता है। कोई भी बर्थ चार्ट, फर्स्ट हाउस एरीज है, फिक्स है, वही से स्टार्ट। सेकेंड अंतर क्या है, जो लाल किताब का जो उपाय है वो प्रैक्टिकल है, सिंपल है, जिसको करना बहुत इजी है। इसमें ग्रह, कोई ग्रह का खराब फल मिल रहा है, परेशानी दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस प्लानेट के रिलेटेड जो आइटम्स है उसका डोनेशन करते हैं, या प्लानेट रिलेटेड जो हमारा रिलेटिव है उससे हम अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं। तो ये है रेमेडी लाल किताब में, जो कि सिंपल और प्रैक्टिकल है। अब देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो प्रेडिक्शन करना है तो उसके लिए एक चार्ट देखने से प्रेडिक्शन में सटीकता इतना अच्छा से नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो बर्थ चार्ट है, D1 चार्ट, उसका अध्ययन करते हैं। D1 चार्ट में जो प्लैनेट है उसका पोजीशन देखते हैं D9 चार्ट में कहाँ पे है। सपोज कीजिए D1 चार्ट में प्लैनेट एक्सोल्टेड है, उच्च का ग्रह है, लेकिन D9 चार्ट में वो नीच का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो ग्रह हमको दिख रहा है, जो बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, अच्छा फल देना चाहिए, उस ग्रह का फल अच्छा नहीं मिलेगा नेटिव को। क्यों? क्योंकि D9 चार्ट में वो वीक हो गया। इसके बाद फिर क्या, नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करते हैं, जो अगर हमको जब प्रेडिक्शन देना है, सपोज कीजिए अगर बच्चा के बारे में, नेटिव का चाइल्ड के बारे में जानना है, अब हमको उसका D7 चार्ट देखना होगा। नेटिव का वाइफ के बारे में देखना है तो D9 चार्ट से प्रेडिक्शन होगा। कैरियर के बारे में देखना है तो D10 चार्ट को देखना होगा। इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स का भी अध्ययन करना होगा। फिर उसके बाद भीमशोत्री दशा का ऑब्जर्वेशन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और उसमें बताता है जो किस टाइम में कौन प्लानेट वर्क कर रहा है, दशा में एक्टिव है, तो वो प्लानेट का रिजल्ट मिलेगा। साथ में ट्रांजिट को भी ऑब्जर्व करना है, जिसको गोचर कहते हैं। तो ट्रांजिट और दशा ये दोनों ओके करेगा तब नेटिव को उसका फल मिलता है। लाल किताब में क्या है, सिंपल। अब लाल किताब का अगर देखेंगे स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में बोला जाता है जो लाल किताब अरुण संहिता से निकला हुआ है, जो कि सूर्य देव के जो सारथी थे अरुण, उन्होंने रावण को ये ज्ञान दिया था। रावण शिव भक्त थे, तो उन्होंने जो है सो तांत्रिक
सारा उपाय जो प्रैक्टिकल है उन्होंने उस बुक में मेंशन किया है, जिसका नाम है रावण संहिता। लेकिन इसका विवरण अब ये नहीं है, अवेलेबल नहीं है, जो रावण अरुण संहिता से ही और रावण संहिता से ही निकला हुआ है लाल किताब, क्यों उसके बाद मिसमैच है, मतलब ये बुक अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग के पास में जो है सो इस कंट्राडिक्शन में नहीं जाना है, जो लाल किताब का ओरिजिन कहाँ से है। लाल किताब में जो अच्छाई है उसको हम लोग को ग्रहण करना है, उससे हमको अपना जिंदगी बदलना है, फिर हम कोशिश करेंगे दूसरे का भी लाइफ में चेंज ला सके। तो लाल किताब का नॉलेज लेना है, उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ और इसके पीछे नहीं जाना है। तो लाल किताब का जो फर्स्ट बुक रूपचंद जोशी ने लिखे थे, फर्स्ट बुक है लाल किताब के फरमान 1939 में। उसके बाद लाल किताब के अरमान लिखे 1940 में, फिर लाल किताब का गुटका लिखे 1941 में, लाल किताब के फिर फरमान लिखे मॉडिफाई करके 42 में। फिर आफ्टर 10 ईयर उन्होंने सारे बुक को मिक्स करके एक बुक निकाला, लाल किताब 1952 वर्जन, जो 1173 पेज का है। और इस बुक में ज्योतिष, सामुद्रिक ज्ञान, सब कुछ इसमें मेंशन है। तो रूपचंद जोशी के पास में, उनके पास में बहुत नॉलेज था उनको। उन्होंने ग्रह जो है तो चार्ट में जो ग्रह होता है वही ग्रह का पोजीशन हाथ में भी उन्होंने बताया था जो रहता है। सिर्फ जिसके पास में इसको इंटरलिंक करने का कैपेसिटी है वो इस चीज को चेक कर सकता है। तो उनका नॉलेज बहुत, और ऑनेस्ट आदमी थे, तो ईश्वर का कृपा जो है सो उनके ऊपर बहुत था। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो एसेंडेंट जो साइन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, लाल किताब में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एरीज से। मीन्स फर्स्ट जो भाव है वो मेष लगन से स्टार्ट होता है, ये फिक्स है हर नेटिव के लिए। लेकिन वैदिक में क्या है, हर व्यक्ति के लिए एसेंडेंट साइन अलग अलग होगा। तो एसेंडेंट लॉर्ड डिफरेंट हो जाएगा। फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जन्म कुंडली और नवांशा कुंडली, ये दो कुंडली इंपॉर्टेंट है प्रेडिक्शन करने के लिए। लेकिन लाल किताब में जब कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमको सबसे पहले चेक करना है जो डेप्थ है कुंडली में बता रहा है कि नहीं। जैसे पितृ ऋण, मातृ ऋण, स्त्री ऋण है, डिफरेंट 9 टाइप्स की ऋण है, अगर वो अवेलेबल है तो उस प्लानेट के कारण नेटिव को प्रॉब्लम होता है। तो ये आपका ऑब्जर्व करेंगे तो पूरा फैमिली में ये, अगर कोई ऋण है, अगर सपोज कीजिए जुपिटर के कारण है, तो हर फादर के चार्ट में, सन के चार्ट में, हर चार्ट में जुपिटर जो है सो खराब हाउस में बैठा होगा या एफ्लिक्टेड होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या है, जो आपको सबसे पहले D1 चार्ट का एनालिसिस। D1 चार्ट में 12th हाउस होता है। फर्स्ट हाउस बताता है नेटिव के बारे में, सेल्फ। सेकेंड हाउस बताता है वेल्थ, धन के बारे में। इसी तरह से 7th हाउस बताता है मैरिज के बारे में। 10th कैरियर के बारे में। इसी तरह से हर भाव जीवन के हर क्षेत्र को, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। प्लैनेटरी पोजीशन एंड एस्पेक्ट्स, तो एवरी हाउस में कौन प्लैनेट बैठा है, वो उच्च का है कि नीच का है, एनिमी के साथ बैठा है, प्लैनेट का क्या स्ट्रेंथ है, सब कुछ को एनालिसिस करना है वैदिक। फिर इसके बाद दशा सिस्टम को एनालाइज करेंगे। तो वैदिक सिस्टम में भीमसूत्री दशा सिस्टम का यूज होता है। इसमें जिस प्लैनेट का दशा, दशा पीरियड लॉन्ग पीरियड का रहता है, 7 ईयर से लेके 20 ईयर तक। तो जो प्लैनेट का दशा चल रहा है वो किस हाउस में बैठा है और किसका स्वामी है, उसका रिजल्ट देगा। फिर उस प्लानेट में जो भुक्ति है उसका रिजल्ट मिलेगा। फिर उस भुक्ति में जो अनदर प्लानेट का अंतरा चल रहा है तो उसका रिजल्ट मिलेगा। और उस रिजल्ट को ट्रांजिट, गोचर ऑफ प्लैनेट्स, इसको ऑब्जर्व करना है। वो जब ओके करेगा तो नेटिव को फल मिलता है उसको।
प्रेडिक्शन करने से पहले, जैसे वेल्थ के लिए अगर प्रेडिक्शन करना है तो होरा चार्ट, D2 चार्ट को देखना है। शिवलिंग के बारे में अगर प्रेडिक्शन करना है तो वैदिक में तो D3 चार्ट को एनालाइज करना है। प्रॉपर्टी को अगर देखना है, जो हम अभी प्रॉपर्टी ले सकते हैं या प्रॉपर्टी अभी हम बेच सकते हैं, तो D4 चार्ट को एनालाइज करना है। चाइल्ड के बारे में तो D7, मैरिज के बारे में D9, कैरियर D10। तो देखिए, पेरेंट्स के बारे में जानना है, अभी पेरेंट्स का हेल्थ कैसा रहेगा तो D12। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या है, जो डिफरेंट चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे तब आपका प्रेडिक्शन परफेक्ट रहेगा, तो उसमें मिस्टेक का चांस कम है। लेकिन लाल किताब इसीलिए सिंपल है कि क्योंकि उसमें सिर्फ एक चार्ट का आपको एनालिसिस करना है। सो लाल किताब का स्ट्रेंथ क्या है, जो इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, फोकस ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। और लाल किताब में जो रिमेडी है वो रिमेडी भी इजी है। जैसे कोई प्लानेट है, उसका अगर फल खराब मिल रहा है तो उसकी चीज को अगर हम मंदिर में देते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, काऊ को फीड कर सकते हैं, गरीब को दे सकते हैं, तो डिफिकल्ट नहीं है। जो रिमेडी है वो इजी है। दूसरी बात ये है, डोनेशन भी दे सकते हैं, और प्लानेट के रिलेटेड जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे हमको अपना संबंध बना के रखना है। अच्छा, तो रिमेडी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या देते हैं, जेम स्टोन पहनने के लिए बोलते हैं, मंत्र का रिसाइट करने के लिए बोलते हैं। लाल किताब में जो प्रैक्टिकल बेस्ड, जिस रिलेटिव, जो प्लानेट खराब है उसके रिलेटिव से बोलते हैं हम लोग, जो संबंध बना के रखो, उनके यहाँ जाया करो, आशीर्वाद लिया करो, और उस प्लानेट का जो आइटम्स है उसको डोनेट करो या जल प्रवाह करो। अब देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो हाउस है, हर हाउस का डायरेक्शन, और लाल किताब में हाउस का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट हाउस ईस्ट, सेवेंथ वेस्ट, फोर्थ हाउस नॉर्थ, टेंथ हाउस साउथ। लेकिन लाल किताब जो कि मकान कुंडली घर वास्तु में भी यूज होता है प्रॉपर वे में, तो इसमें देखिए फर्स्ट हाउस ईस्ट दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ फोर्थ में है नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे 12 डायरेक्शन का यूज होता है, यहाँ पे 8 डायरेक्शन का यूज है, तो ये अंतर है। तो अभी इस डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लाल किताब और वैदिक में क्या अंतर है ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब सपोज कीजिए, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे पुराना है, केपी और लाल किताब दोनों 20th सेंचुरी का एस्ट्रोलॉजी फॉर्मेट है। हाउस डिवीजन में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ईच हाउस 30 डिग्री का है। केपी एस्ट्रोलॉजी में ईच हाउस का जो स्पेन है वो डिफरेंट रहता है। कोई हाउस 32 डिग्री का भी हो सकता है, और कोई हाउस जो है सो 23 डिग्री का भी हो सकता है। और लाल किताब में क्या है, जो हाउस फिक्स्ड साइन टू हाउस, एवरी हाउस फिक्स्ड है। लाल किताब में प्रेडिक्शन जब करते हैं तो उसमें 35 साल चक्र का यूज करते हैं, मतलब हर ग्रह का साल दिया हुआ है। जैसे शनि का 6 ईयर का पीरियड है, जुपिटर 6 पीरियड साल है, राहु 6 साल है, उसको दिया गया है। इस 35 साल में हर ग्रह का 35 साल में, जो फर्स्ट साइकिल है 35 साल, उसमें हर ग्रह का ईयर दिया हुआ है। तो उस हर ग्रह उस ईयर में रिजल्ट देता है। वैदिक में दशा सिस्टम एनालाइज किया जाता है, फिर चार्ट में कौन कौन योगा है इसको कंसीडर किया जाता है, फिर गोचर को भी कंसीडर करते हैं। केपी में सिर्फ सब लॉर्ड्स को देखते हैं। हर हाउस का जो सब लॉर्ड है, उस सब लॉर्ड के पास में हाउस रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन है। तो अब रिमेडी जब करते हैं तो वैदिक में मंत्रा, जेम्स और स्पिरिचुअल के लिए यूज होता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में रिमेडी जो है सो लिमिटेड है, उसमें हर प्रॉब्लम के लिए बेस्ट बोला जाता है।
आप लिंगाष्टकम पढ़ा करें या विष्णु सहस्त्रनाम पढ़े तो सबसे बेस्ट है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस दो में है। लाल किताब में रिमेडी जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड रिमेडी है। कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे मतलब कौन, अगर वैदिक में आपको कॉम्प्लेक्सिटी सबसे हाई, क्योंकि इसमें आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए। आपको हाउस, प्लानेट, सारा नक्षत्र, फिर प्लानेट का डिग्री, 0 से 6 डिग्री डिफरेंट पावर है, 6 से 12 डिफरेंट पावर है। तो इस तरह से डिग्री भी अपने आप में मायने रखता है। कॉम्प्लेक्सिटी केपी एस्ट्रोलॉजी में मीडियम, इसमें भी कैलकुलेशन है इसलिए थोड़ा है। सबसे कम जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है लाल किताब में, इसलिए लाल किताब इजी है पढ़ना, समझना, जीवन में उतारना। अब बेस्ट फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। केपी है इवेंट टाइमिंग के लिए बेस्ट, और लाल किताब है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। तो ये है की डिफरेंस बिटवीन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड केपी एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए चार्ट हम कैसे बनाते हैं। तो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। फिर इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, टू डायगोनल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक साइड में मिडिल पॉइंट, दूसरा साइड में मिडिल पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ की। फिर इसके पैरेलल डाउन साइड में एक पॉइंट लिए, यहाँ राइट साइड में लिए, फिर यहाँ ड्रॉ की। अब इसके बाद इसको मिला देना है यहाँ पे, फिर इसको मिला दिए। अब ये हमारा बर्थ चार्ट बन गया। ये हम हाथ से इस तरह से बनाते हैं बर्थ चार्ट। अब इसमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे देखिए, अगर नंबरिंग हम 1 से किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जो फॉर्मेट है बर्थ चार्ट का उसको बोलते हैं काल पुरुष कुंडली फॉर्मेट, और लाल किताब में यही फॉर्मेट चलता है। अब अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हम चेक करेंगे तो सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, उस टाइम में लग्न जो उदित है वो कैप्रिकॉर्न लगना है। तो अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 10 आएगा। तो अब 10 आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11, 12, 12 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 12th हाउस है। तो लाल किताब में माइंड में सेट रखना है, जो स्टार्ट करना है हमको 1 से। जितना भी बर्थ चार्ट बनेगा वो बनेगा 1 से। ये फर्स्ट हाउस है, खाना नंबर 1। ये सेकेंड हाउस, खाना नंबर 2। ये थर्ड हाउस, खाना नंबर 3। फोर्थ हाउस, खाना नंबर 4। फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, 7 8 9 10 11 12। अब वैदिक में जो है उसमें भी सेम है। देखिए फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11 12। डिफरेंस क्या है नंबरिंग का, ये जो 10 नंबर आया वैदिक में, एक नेटिव के लिए यहाँ 10 आया, अगर उसके 1 आवर के बाद हो सकता है किसी का जन्म होगा तो अब ये यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो उसका 11 12 1 2। तो 10 आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैप्रिकॉर्न लगन हो गया। इसका लॉर्ड कौन है, शनि है। तो अब हम व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो अब हमको देखना पड़ेगा उसका चार्ट में शनि का पोजीशन कहाँ पे है। लेकिन लाल किताब में ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चार्ट देखना है और प्लानेट को देखना है। अब देखिए यहाँ तक तो अब आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक जो मैं एक्सप्लेन किया, जो चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें अगर प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। इफ एनी वन हैज प्रॉब्लम अप टू नो, ओके देन वी प्रोसीड। अब इसके बाद क्या है, देखिए सारा जो प्लानेट है वो हमारे आकाश में मूव होता है। तो आकाश को 360 डिग्री में कंसीडर किया गया है, और इसी में 12 हाउस भी है, और सारा प्लैनेट्स उस टाइम
जिस टाइम पे व्यक्ति का जन्म हुआ, तो उस टाइम पे जो प्लानेट का पोजीशन जो है आकाश में, वही प्लानेट का पोजीशन हम इस घर में बैठा देते हैं, सेम चीज। तो सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का जन्म अगर 5:21 मॉर्निंग हुआ है, तो 5:21 में जो आकाश में जो प्लानेट है, जिस पोजीशन पे है, उसको अब हम इस चार्ट में बैठा दें। तो किस तरह से बैठाएंगे उसका एक एग्जांपल आपको चार्ट दिखा के, ये तो समझ में आ गया। ये आकाश में सारा कुंडली का हाउस है, और यहीं पे सारा ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल सब मूव हो रहा है इसी आकाश में 360 में। तो हमको सिर्फ यहाँ पे 9 प्लैनेट्स को कंसीडर करना है। तो सपोज कीजिए जो उस जिस टाइम पे व्यक्ति का जन्म हुआ, तो 10 नंबर का साइन है, और प्लैनेट उस टाइम में आकाश में जो फिक्स था उस बर्थ टाइम के हिसाब से, तो मंगल, राहु मीन्स मार्स एंड राहु सेकेंड हाउस में है, सैटर्न शनि फोर्थ हाउस में है, केतु 8th हाउस में है, जुपिटर 10th हाउस में है, सन एंड वीनस 11th हाउस में है, मून एंड मरकरी 12th हाउस में है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो सारा प्लानेट का पोजीशन हो गया हमारे बर्थ चार्ट। अब ये 10 नंबर क्या है, अगर जो नए हैं उनको नहीं मालूम होगा 10 क्या है, 11 क्या है, ये नंबर आखिर है क्या। तो ये नंबर है खाना नंबर और राशि नंबर। जैसे 1 है, तो 1 का मतलब क्या हुआ, मेष राशि, एरीज साइन है, और उसका जो लॉर्ड है वो मंगल है। अगर सेकेंड नंबर है तो इसका मतलब वृषभ राशि है, टॉरस साइन है, सेकेंड राशि का जो लॉर्ड है वो वीनस है, शुक्र। थर्ड नंबर लिखा हुआ है, तो थर्ड नंबर क्या है, मिथुन राशि, जेमिनी। और थर्ड जो राशि है उसका लॉर्ड कौन है, तो बुध है, मरकरी। अब हम फोर्थ राशि नंबर फोर्थ पे आए, तो उसका राशि कर्क है, इंग्लिश में कैंसर हुआ। इसका लॉर्ड कौन है, तो चंद्रमा है। फिफ्थ हाउस, जैसे फिफ्थ हाउस है, उसका राशि का नेम क्या है, सिंह राशि, इंग्लिश में लियो बोलेंगे, और लॉर्ड है सूरज, सन। तो देखिए, हर राशि का नेम है। 6 है कन्या, 7th है तुला, 8 है वृश्चिक, 9th है तो धनु राशि, 10th मकर राशि, 11th कुंभ राशि, 12th मीन राशि। तो हर राशि का जो नंबर है वो फिक्स है। ऑलवेज 1 रिप्रेजेंट्स मेष। ये फिक्स है, ये चेंज होने वाला नहीं है। वो वैदिक में देखिए या लाल किताब में देखिए, ये फिक्स साइन है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 है, तो इस नेटिव का लगन क्या है, तो 10 नंबर पे यहाँ आइए, 10 नंबर पे देखिए मकर, कैप्रिकॉर्न साइन हो गया लगन का। ये अकॉर्डिंग टू वैदिक। अब इसमें हमको ये चार्ट को अकॉर्डिंग टू हमको लाल किताब बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना नंबर है सब नंबर को हम डिलीट कर देंगे, सारा नंबर को डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4। इस तरह से सारे प्लैनेट्स को यहाँ पे हम बैठा देंगे। तो इस तरह से हमारा लाल किताब का कुंडली बन के तैयार हो जाए। अब इस कुंडली में आपको एक चीज दिखाते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको ये समझना है, ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4। तो जुपिटर का पोजीशन आप देखिए किस हाउस में है, 10th हाउस में। जुपिटर 10th हाउस में। तो 10th का मतलब यहाँ पर 7 नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10। अब जब 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जो 10 है मकर है, शनि के हाउस में जुपिटर बैठा है, तो जुपिटर यहाँ पे नीच का हो गया। अब जुपिटर के बारे में हमको एनालाइज करना है। तो देखिए, कोई भी जो कुंडली है तो उसमें
हर एक एक प्लानेट का एनालाइज करते हैं। सपोज कीजिए अभी हमको जुपिटर का मालूम करना है, जो जुपिटर अभी कैसा है, तो हम क्या करेंगे? बृहस्पति 2, 5, 9, 11, ये चार हाउस का कारक है। जो लाल किताब में जो बृहस्पति है, जुपिटर, ये 1, 2, 3, 4 हाउस का कारक। और 12th हाउस जो है सो उसका अपना हाउस है, और 12th हाउस का कारक होता है राहु। तो जुपिटर का कितना हाउस पे कंट्रोल है? 1, 2, 3, 4, 5। कुंडली में कितने हाउस होते हैं? 12। तो 12 हाउस में से 5 हाउस पे जुपिटर का कंट्रोल है। तो लाल किताब में क्या है, जो अगर आपका जुपिटर खराब है तो कितना ग्रह, एक ग्रह खराब होने से कितना हाउस का फल खराब मिल जाएगा? 5 हाउस का रिजल्ट इफेक्ट हो जाएगा। तो अब हमको क्या देखना है? चार्ट में हमको कैसे मालूम चलेगा जो जुपिटर अच्छा है कि खराब है? तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, जो जुपिटर का एनिमी कौन है, ये जानना जरूरी है। जुपिटर का फ्रेंड कौन होता है, एनिमी कौन होता है? तो फ्रेंड से ज्यादा फोकस करना है एनिमी, एनिमी याद रखना है। क्योंकि प्लानेट जो खराब होगा उसका घर में अगर एनिमी बैठा है तो प्लानेट खराब कर देगा वो। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो बृहस्पति का एनिमी है शुक्र, बुध और राहु। देखिए जुपिटर खराब कब होगा? अगर जुपिटर का प्लेसमेंट 6th हाउस में है, 7th में है, 10th में है, इवन 8th हाउस में भी है। तो अगर 12 हाउस है उसमें से 4 हाउस में अगर जुपिटर है, 6, 7, 10, 8, तो इसका मतलब है जो जुपिटर खराब है। तो यहां तक आप लोग को मालूम चल गया है जो जुपिटर किस घर में खराब होगा। तो यहाँ पे देखिए जुपिटर यहाँ पे हो गया हमारा 6, 7, 10, 8 में खराब। अब यहाँ पे देखिए 10 में जुपिटर है, तो इसका मतलब जुपिटर का जो प्लेसमेंट है वो खराब हो गया। अब हम क्या देखेंगे, जो जुपिटर का जो घर है 2, 5, 9, 11, 12, इसमें इन हाउस में जुपिटर का जो एनिमी प्लानेट है शुक्र, बुध, राहु बैठा है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो अब देखिए सेकेंड हाउस में देखिए राहु है, जुपिटर का एनिमी, तो इसका मतलब है जुपिटर का जो जड़ है उस जड़ को खराब राहु जो है डैमेज करा सेकेंड हाउस को। अब 5th हाउस में कोई प्लानेट नहीं है, 9th में कोई प्लानेट नहीं है। अब 11th में देखेंगे तो 11th में सूरज तो फ्रेंड है। अब ये है हमारा 11th हाउस में शुक्र है, वीनस। तो वीनस जो है सो जुपिटर का एनिमी है, तो 11th हाउस को भी डैमेज करा। एनिमी बैठ गया तो इसका मतलब इस घर का जड़ को खराब किया। अब हम 12th हाउस में देखेंगे तो 12th हाउस में मरकरी बैठा है, तो बुध जो है सो जुपिटर का एनिमी है। तो सेकेंड हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, 3 हाउस खराब होने से जुपिटर का एनिमी जो है, जुपिटर का एनिमी बैठा है तो 3 हाउस का जड़ खराब हुआ। और बृहस्पति खुद बैठा है 10th हाउस में, तो यहाँ पे वो वीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या प्रेडिक्शन देंगे बृहस्पति को लेके जुपिटर के बारे में? अब हम नेटिव को बोल सकते हैं जो उसका फैमिली में किसी न किसी को, हो सकता है फादर को या ग्रैंड फादर को, ब्रीदिंग रिलेटेड इशू होगा, लंग्स में प्रॉब्लम होगा। और जो नेटिव है उस नेटिव को उसका लक साथ नहीं दे रहा है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, इतना बोल करके चेक करेंगे नेटिव सामने वाला क्या बोल रहा है। तो लाल किताब में ये मैं एक एग्जांपल दिया हूं, जो प्रेडिक्शन जो देते हैं किस तरह से प्रेडिक्शन लाल किताब में करते हैं। हर ग्रह को इसी तरह से देखा जाता है। अब देखिए लाल किताब में क्या है, नंबर फिक्स्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
फर्स्ट हाउस का मालिक कौन है? मंगल। सेकेंड का मालिक शुक्र। थर्ड का बुध। फोर्थ का चंद्र, चंद्रमा। पांच का सूरज। छठा का बुध। सेवेंथ का शुक्र। एट का मंगल। नाइन का बृहस्पति। टेन का शनि। इलेवेंथ का शनि। ट्वेल्थ का बृहस्पति। तो ये है मालिक ग्रह, कुंडली के मालिक ग्रह ये हो गए। अब है जो लाल किताब में कंसेप्ट किया है, पक्का घर का कंसेप्ट। मतलब इसमें क्या है, जो मालिक ग्रह और पक्का ग्रह जो है, जैसे सेकेंड हाउस का पक्का ग्रह है बृहस्पति, मतलब सेकेंड हाउस पे वीनस से ज्यादा कंट्रोल बृहस्पति जुपिटर का है। सेकेंड हाउस को मंदिर भी बोला जाता है। ठीक। तो अगर सेकेंड हाउस में जुपिटर का एनिमी प्लैनेट बैठा है तो इसका मतलब इस हाउस का जो जड़ है वो डैमेज हो गया। जब प्रेडिक्शन देंगे तो यहाँ पे जो प्लैनेट बैठा है तो उसको हम देखेंगे, वीनस का एनिमी है, जुपिटर का एनिमी है, उसको देखते हुए रिजल्ट बताना है। फर्स्ट हाउस सूरज जो है सो फर्स्ट हाउस के लिए पक्का घर, सूरज का पक्का घर फर्स्ट है। बृहस्पति के लिए देखिए सेकेंड है, फिफ्थ है, नाइन्थ है, इलेवेंथ है। ट्वेल्थ हाउस जो है बृहस्पति का अपना घर है, राहु इसका कारक, पक्का घर राहु का। थर्ड हाउस मंगल का है, पक्का घर। एट हाउस मंगल और शनि दोनों का है। फोर्थ हाउस चंद्र का है। फिफ्थ हाउस बृहस्पति है कारक, और यहाँ का जो मालिक है वो सूरज है। टेंथ हाउस कर्म स्थान होता है, तो कर्म जो है जो शनि से देखते हैं। ठीक। और नाइन्थ भाग्य का स्थान है बृहस्पति, तो जुपिटर जो है भाग्य है, शनि जो है कर्म है। तो जब ये दोनों का जब मेल होता है तो कर्म और भाग जुड़ता है, तो आदमी का प्रोफेशन में अपलिफ्टमेंट बहुत होता है। तो इसलिए जो लाभ का स्थान है उस बृहस्पति को दिया गया है। सेवेंथ हाउस का जो कारक है वो बुध है और शुक्र है। देखिए सेवेंथ हाउस नेटिव का वाइफ, अगर मेल है तो उसका जो शुक्र हो गया पत्नी हो गया, अगर फीमेल का चार्ट है तो शुक्र उसका हस्बैंड हो गया। लेकिन अगर बिजनेस करना, सेवेंथ हाउस से बिजनेस भी देखते हैं, इसलिए इस घर का कारक मरकरी भी हो गया। अब सिक्स हाउस का लॉर्ड है बुध, और सिक्स हाउस का केतु हो गया कारक। ठीक। तो इसी तरह से आपको माइंड में ये चार्ट में मालिक ग्रह और पक्का ग्रह, पक्का घर, हर घर का जो प्लानेट है जो कि कारक है उसको माइंड में रखना है प्रेडिक्शन करने के टाइम, तब आप एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए लाल किताब का जब कुंडली में प्रेडिक्शन देते हैं तो हमको हाउस जो है, भाव जो है वो फिक्स है। एरीज साइन यहाँ ये फिक्स है, पहला घर कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा पहला घर रहेगा, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर। सिर्फ हर आदमी के लिए ग्रह चेंज होते जाता है। फिर लाल किताब में जब एनालाइज करते हैं चार्ट का, तो ग्रह का आपस में रिलेशन क्या है उसको फाइंड आउट करते हैं। जो ग्रह जो है एनिमी के साथ बैठा है या फ्रेंड के साथ बैठा है, ग्रह पे जो दृष्टि है वो एनिमी का पड़ रहा है या फ्रेंड का पड़ रहा है। फिर लाल किताब में एक और कंसेप्ट है टक्कर का, एक ग्रह दूसरे ग्रह को टक्कर भी मारता है अगर छह एट, सिक्स और एट का रिलेशन बनता है। तो लाल किताब कुंडली में ग्रहों का असर उनके स्थान और साथ बैठे ग्रहों से तय होता है। तो इस चीज को माइंड में रखना है। अब ग्रह का जो फल है वो कभी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। तो कोई भी ग्रह जो है उसका अच्छा फल मिल रहा है नेटिव को कि बुरा मिल रहा है, वो नेटिव से जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको मालूम चलेगा। अगर ग्रह का बुरा प्रभाव है तब उसका रिमेडी देंगे। अब मान लीजिए ग्रह का फल अच्छा नहीं है, ग्रह मंदा नहीं है, प्रभाव नहीं दे रहा है, तो उसका रिमेडी का जरूरत नहीं है लाल किताब में। एक
कंसेप्ट है लाल किताब में वर्षफल का। मतलब नेटिव सपोज कीजिए जो 10 दिसंबर को जन्म हुआ है, तो अब नेटिव को 10 दिसंबर से 1 मंथ पहले वर्षफल में उसको अपना चार्ट एनालाइज करना चाहिए, जो आने वाले साल में उसका चार्ट में कोई ग्रह खराब घर में तो नहीं आ रहा है, जन्म कुंडली में जो ग्रह है वो खराब घर में तो नहीं जा रहा है, उसको चेक करना है वर्षफल में। सो वर्षफल एवरी ईयर चेंज होता है, इसलिए व्यक्ति का जो साल है, कोई साल अच्छा कोई साल खराब क्यों जाता है, वो वर्षफल के हिसाब से उसका लाइफ में इवेंट चेंज होते रहता है। तो लाल किताब के अनुसार ग्रह अपने कर्मों से ही नाराज या प्रसन्न होते हैं, इसलिए उपाय के साथ साथ आपको अपने व्यवहार, सोच और जीवन शैली में भी संतुलन लाना होगा। तो लाल किताब का जो उपाय है वो सिंपल है, सरल है, और उस अगर श्रद्धा के साथ उपाय किया जाए तो वो उपाय फलित भी होता है। तो लाल किताब कहती है कि दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। इसका मतलब है कर्म के साथ उपाय और सकारात्मक सोच से व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ सकता है। मतलब लाल किताब में क्या है, जो रिमेडी आपने किसी को दिया, रिमेडी करने से पहले ही अगर सामने वाले के माइंड में निगेटिव थॉट आ गया, तो फिर वो उपाय काम नहीं करेगा। अब जिस तरह से अभी देखिए, अभी आपको हम बताए जो लाल किताब में प्रेडिक्शन अगर चार्ट का करते हैं तो किस तरह से करते हैं, उसी तरह से देखिए वैदिक में अगर चार्ट का हम एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले क्या एनालाइज करेंगे, वैदिक में जो है सेंटर पॉइंट है लग्न। वो व्यक्ति का जो है सो एटीट्यूड, उसका हेल्थ कैसा रहेगा, सब कुछ इम्पोर्टेंट फर्स्ट हाउस है, वहां से मालूम चलता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है उसका पोजीशन से मालूम चलता है जो उसका लाइफ में स्ट्रगल कितना रहेगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है टू स्टडी एनी हाउस, 3 पैरामीटर्स टू बी कंसिडर। ये वैदिक में है क्या। फर्स्ट, which planet posited in a house. Second, if no planet posited in a house, then which planet aspects in that house? If no planet aspect on the house, then we have to consider lord of the house। देखिए ये है लाल किताब का कंसेप्ट। तो वैदिक का कंसेप्ट है, तो वैदिक में हमको क्या करना है, पहले प्लानेट का पोजीशन देखना है। अगर हाउस में प्लानेट बैठा नहीं है तो उस हाउस में किसी प्लानेट का एस्पेक्ट है, तो वो प्लानेट उस हाउस को कंट्रोल करेगा। एस्पेक्ट भी नहीं है तब उस हाउस का जो लॉर्ड है वो हाउस को कंट्रोल। इसके बाद क्या देखना है, जो प्लानेट नेचुरल बेनिफिक प्लानेट और मेलिफिक प्लानेट जो हाउस में बैठा है, उसको देखना है वो बेनिफिक है कि मेलिफिक। तो बेनिफिक प्लानेट क्या करता है, मेक योर लाइफ इजी, और मेलिफिक प्लानेट क्या करता है, जो लाइफ में जो है सो स्ट्रगल लाता है। Whenever you have malefic influence on the first house, you will get bad health or discomfort। ये अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखना है तो हमको क्या देखना है, पहले देखते हैं जो चार्ट में मंगल दोष है कि नहीं। मतलब मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में अगर बैठा है तो नेटिव मांगलिक है। अगर व्यक्ति मांगलिक है तो उसको बोलते हैं 28 ईयर के बाद शादी करने के लिए। और नहीं तो अगर लड़का है तो चल सकता है, लड़की है तो उसको बोला जाता है जो लड़का मांगलिक खोजो तो बेस्ट है, दोनों का शादी चलेगा। इसी तरह से एक है श्रापित योग। अगर कुंडली के एक ही भाव में राहु और शनि है तो इसमें बोल। फिर है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष में क्या होता है, जो राहु और केतु के एक्सिस में ही सारा प्लैनेट बैठा हुआ है। सपोज कीजिए फर्स्ट में राहु है, सेकंड में केतु है, और सारा प्लैनेट जो है 1 और 7 के बीच में इधर लेफ्ट साइड है और राइट राइट साइड है। तो इसको बोलते हैं कुंडली में काल सर्प
दोष है, तो ऐसे व्यक्ति को कैरियर में प्रोग्रेस में प्रॉब्लम आता है, चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, और हेल्थ इशू भी आता है। तो इसके बाद देखते हैं शनि का साढ़े साती अभी चल रहा है कि नहीं। साढ़े साती एक्चुअली में क्या है, तो ये है सैटर्न का ट्रांजिट। सैटर्न का ट्रांजिट जब मून से पहले एक घर में होता है तो साढ़े साती शुरू हो जाता है। साढ़े साती का दूसरा फेज है जहां पे जिस हाउस में मून है वहां पे सैटर्न का ट्रांजिट। फिर साढ़े साती का लास्ट फेज है मून के बाद वाले साइन में। तो हर साइन में शनि 2.5 साल का रहता है, तो 7.5 साल इसलिए लगता है। फिर उसके बाद चार्ट में देखना है जो गुरु चंडाल योग बन रहा है चार्ट में, मतलब जुपिटर और राहु अगर एक ही हाउस में है तो गुरु चंडाल योग बनता है, या राहु अगर जुपिटर को एस्पेक्ट दे रहा है तो गुरु चंडाल योग बनेगा। तो अगर ऐसा बनता है तो व्यक्ति जो है सो धार्मिक रिलीजियस इंक्लिनेशन में थोड़ा कमी आता है, अनैतिकता झूठ बोलना ये बढ़ जाता है, और व्यक्ति का माइंड में जो है सो डायलमा रहता है, क्योंकि राहु जो है सो भ्रम है, तो हर चीज में भ्रम पैदा करता है। फिर अंगारक योग है कि नहीं, अगर सपोज कीजिए मंगल और राहु कुंडली में एक ही भाव में प्लेस्ड है तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत होगा। तो इस तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम जब चार्ट को एनालाइज करेंगे तो इन सब बातों का भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन लाल किताब में जब प्रेडिक्शन देना है तो देखिए ये दो पॉइंट को माइंड में रखना है। पहला पॉइंट क्या है, जो लाल किताब में सबसे महत्वपूर्ण है, ग्रह की जड़। तो ग्रह की जड़ क्या है, जिस घर में ग्रह बैठा है उसका स्वामी। तो अगर जिस ग्रह जिसके घर में रहता है उसको सलामी ठोकना होगा, मतलब घर के स्वामी के अनुसार ग्रह को व्यवहार और बर्ताव करना होगा। ये चीज सेम है, जैसे मान लीजिए आपके पास में 3 फ्लैट है, एक फ्लैट में आप रहते हैं, 2 फ्लैट आप रेंट पे दिए हैं। तो जो रेंटल है तो उसको आपके हिसाब से रहना पड़ेगा। तो यही है, अगर हाउस में जो आया है रहने के लिए उसको उस घर का जो मालिक है उसके हिसाब से रहना। अब लाल किताब में जो प्रथम भाव है उसका कारक सूरज है, दूसरा भाव है उसका कारक बृहस्पति है, क्योंकि दूसरा भाव धन को रिप्रेजेंट करता है, और भोग विलास का भी कारक है, फैमिली का भी कारक है, तो शुक्र भी है उसका लॉर्ड। तीसरा घर थर्ड हाउस जो है सो बाजू बल का कारक है, इसलिए थर्ड हाउस का कारक मंगल है। चौथा भाव जो है माता का कारक है, इसलिए मून है इस हाउस का कारक। पांचवा भाव जो है सो पूर्व पुण्य भाव है, इसलिए यहाँ का कारक जो है सो जुपिटर है। छठा भाव क्या है, रोग ऋण रिपु का कारक है, तो इसलिए छठा भाव बुध के हाउस है और केतु है कारक। सातवां घर जो है सो पति पत्नी का घर है और बिजनेस का घर है, तो इसका कारक हो गया शुक्र और बुध। आठवां घर जो है सो अचानक हानि और लाभ आयु का घर है, तो इसलिए कारक हो गया शनि और मंगल। नवम भाव पिता का है और भाग्य का है, इसलिए जुपिटर है कारक। 10वां घर जो है सो कर्म का कारक है, तो शनि हो गया कारक। 11वां घर जो है लाभ का घर है, तो लाभ जो है सो बृहस्पति हो गया कारक। 12वां घर का कारक बृहस्पति और राहु है। तो जब लाल किताब में कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन जो कारक का भी बताया आपको, तो ये माइंड में आपको रखना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कोई भी आप कुंडली एनालाइज कर रहे हैं, कोई भी कुंडली हो, उस कुंडली में आप देखिए कुंडली में प्रथम भाव में राहु है, फर्स्ट हाउस में ही राहु है। तो फर्स्ट हाउस का एरीज साइन है ना फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है, मंगल है। मंगल और राहु दुश्मन है। फर्स्ट हाउस का कारक कौन है,
सूरज है, राहु सूरज को अब यहाँ पे ग्रहण लगा दे। तो अब क्या होगा, सूरज का फल, सूरज जिस घर में होगा उस घर के फल में ग्रहण लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए सूरज पंचम भाव में है तो संतान को ग्रहण लगेगा। संतान को ग्रहण लगेगा का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति को संतान का सुख कम मिलेगा। या ऐसा हो सकता है जो संतान के रिलेटेड उसको परेशानी रहेगा, या ऐसा हो सकता है जो संतान के पढ़ाई के कारण वो परेशान रहेगा, मतलब चाइल्ड से वो परेशान रहेगा। अगर सन सेवेंथ हाउस में है और राहु फर्स्ट में क्या किया, सूरज के जड़ को खराब किया, ग्रहण लगाया, तो सेवेंथ हाउस में, तो इसका मतलब हुआ स्पाउस से उसको अब प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम का कारण अब वाइफ हो गया। अगर लेडी का कुंडली में है तो हस्बैंड हो गया। तो इस तरह से चार्ट का एनालिसिस करते हैं। अब सपोज कीजिए लाल किताब में क्या है, जो चंद्रमा को शिक्षा के लिए अगर एजुकेशन देखना है तो मून का पोजीशन देखते हैं, डेली कैश कंडीशन देखना है, मून को देखना है इसके लिए। तो अगर किसी भी व्यक्ति के चार्ट में अगर चंद्रमा दूसरे घर में है तो आप उसको बोल सकते हैं कि व्यक्ति के घर में शिवलिंग रखा होगा। और नेटिव का जो अंदर से इच्छा रहता है वो कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे रहने का नहीं होगा, वो फर्स्ट फ्लोर उससे ऊपर ही रहने का उसका अंदर से इच्छा होगा। तो कोई भी कुंडली में अगर आप देखिएगा चंद्रमा अगर सेकंड में होगा तो आप उससे पूछ के वेरीफाई कर सकते हैं। तो लाल किताब में जब कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो तीन पॉइंट है जिसको आपको भूलना नहीं है। पहला क्या है, जो पक्का घर। दूसरा है ग्रह की आयु, जैसे आपको बोला जो शनि को 6 ईयर का आयु, जुपिटर को 6 ईयर, राहु को 6 ईयर। तो हर ग्रह का आयु फिक्स है। ठीक। उसके बाद थर्ड है वर्षफल। तो हर एक साल वर्षफल चेक करना है, जन्मदिन से 1 मंथ पहले चेक करना है, जिससे कि अगर कोई ग्रह अगर खराब हाउस में आ रहा है या कोई ग्रह रिपीट हो रहा है वर्षफल में तो उसका नेटिव उपाय कर सके। अब क्या है, जो लाल किताब में निशानियां है, निशानियां का मतलब क्या है, जो ये पक्का होगा। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है उसका चार्ट आप जैसे ही ओपन किए देखे कि बृहस्पति उसका फर्स्ट हाउस में है, तब उसको ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बोल सकते हैं तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा। अगर जुपिटर प्रथम भाव में है तो व्यक्ति का जीवन संघर्ष से भरा रहता है, हर छठे साल उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आए लाइक। जुपिटर अगर फिफ्थ भाव में हो तो उसका फैमिली में कोई ना कोई एजुकेशन सेक्टर में होगा, बोल सकते हैं। अगर जुपिटर अगर सिक्स हाउस में हो तो सोना मिस हुआ होगा, इधर चोरी हुआ होगा या गुम हो गया होगा। जुपिटर अगर नाइन्थ में है तो आप उसको पूछ सकते हैं, जो उसका जो जहाँ पे जन्म हुआ है उसके पास में आइदर स्कूल या दुर्गा मंदिर रहा होगा। ये निशानियां है, कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजी फॉर्मेट में इस तरह से आप कॉन्फिडेंट होके नहीं बोल सकते हैं। अगर किसी का जुपिटर टेंथ में है तो आप उसको बोल सकते हैं जो नेकी कर दरिया में जा। इसका मतलब है वो जितना सीधा बन के रहेगा तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। उसके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं तो खुद आपको बता देगा। इसी तरह से सपोज कीजिए सन है अगर सूरज या मंगल अगर छठे भाव में हो तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज बना रहता है। सन अगर 11th भाव में है तो फादर इन लॉ का सपोर्ट ज्यादा नहीं मिलता है। सन अगर 11th हाउस में हो तो आप बोल सकते हैं अगर व्यक्ति नॉनवेज खा रहा है तो उसको मेल संतान होने में बहुत दिक्कत है, नहीं होगा। ठीक है। सन अगर किसी का आप देखिए बर्थ चार्ट में अगर 12th हाउस में है तो आप उसको बोलिए उसको घड़ी कहीं से मिला होगा गिफ्ट में। तो ये सब निशानियां हैं जो कि आप प्लानेट का पोजीशन देखिए और आप उसको बोल सकते हैं ये होगा ही होगा।
अगर किसी का मार्स है, अगर दूसरे हाउस में है, तो व्यक्ति को तीखा खाना पसंद होगा, और व्यक्ति का जो वाणी है वो रफ होगा। अगर मार्स 12th भाव में हो, किसी का भी अगर मंगल जो है 12th हाउस में है, तो आप बोल सकते हैं जहां पे उसका जन्म हुआ है उसके आसपास में हॉस्पिटल रहा होगा, नहीं तो घर के आसपास में कोई डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशन रिलेटेड पर्सन कोई होगा, नहीं तो कोई केमिस्ट होगा, मतलब दवा दुकान पे जो बैठता है। ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा। अगर किसी के चार्ट में मंगल शनि राहु 11th भाव में हो, तो आप उसको बेधड़क बोल सकते हैं जो तुम्हारे घर के पास पेट्रोल पंप होगा वो बोल इस चीज को ओके करेगा। अगर मंगल शनि 11th भाव में हो, तो घर में प्रेशर कुकर फटने की घटना हो सकती है। तो इस तरह से जो है सो लाल किताब में प्रेडिक्शन करना बहुत इजी है, बशर्ते कि आप उसका जो कुछ नियम है उस नियम को आप माइंड में रखिए। तो लाल किताब इजी है, इजी वे में आप समझ सकते हैं, दूसरे को प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं लाल किताब में। अब देखिए, कोई नेटिव आया आपके पास, तो सबसे पहले आप उसका चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो चार्ट ड्रॉ करेंगे तो ये वैदिक चार्ट सबसे पहले सॉफ्टवेयर में आएगा, वैदिक चार्ट। ठीक है। अगर आपके पास में लाल किताब का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बाकी सारे सॉफ्टवेयर में आपको आएगा, वैदिक चार्ट आएगा। तो ये इस तरह से चार्ट आया। अब आप क्या करेंगे, उसमें से जितना नंबर है उस नंबर को आपको क्या करना है, डिलीट करना है। उस नंबर को डिलीट करके यहाँ पे 1 2 ऐसे लिखना है। देखिए, पहले हम ये स्टेप है। अब यहाँ पे वैदिक में अगर सपोज कि यहाँ पे लिखा हो समझाने के लिए, अगर चाइल्ड के बारे में मालूम करना है, तो हमको क्या देखना है, D7 चार्ट में 5th हाउस को फोकस करना है। इफ इन 5th हाउस 8 लॉर्ड पॉजिटेड मीन्स विथ मेडिकल हेल्प ओनली चाइल्ड विल कम। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन है। तो चाइल्ड बर्थ देखने के लिए आपको सिर्फ D1 देख के प्रेडिक्शन नहीं करना है, आपको D7 देख के प्रेडिक्शन देना है। अभी हम समझा रहे हैं जो ये चार्ट से लाल किताब का चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए वैदिक में क्या है, जिस तरह से ये D1 चार्ट क्रिएट हुआ, इसी तरह से सॉफ्टवेयर से आपको सारा चार्ट क्रिएट होता है। अब आपको जो है सो किसके बारे में जानना है, अगर स्पाउस के बारे में जानना है, तो यहाँ पे नवामसा D9 चार्ट देखना होगा। बच्चा को देखना है तो D7 चार्ट देखना है। तो इसी तरह से हर चार्ट को भी एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके प्रेडिक्शन परफेक्ट होगा। तो हमको क्या करना है, जो D1 चार्ट सॉफ्टवेयर में आया, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से ये नंबर को हटाना है। तो ये नंबर हम हटा दिए, देखिए इस सारा नंबर को डिलीट कर दिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा, यहाँ पे लिखना 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हम यहाँ पे लिख दिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे पास में ये लाल किताब का कुंडली बन गया, सारा ग्रह कहाँ कहाँ बैठा हुआ है मिल गया। अब हम यहाँ पे चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये एनालिसिस कैसे करेंगे, तो ये आपको सीखना पड़ेगा लाल किताब कोर्स में। तो आज जो हमारा टॉपिक था, हमारा टॉपिक क्या था, तो वैदिक और लाल किताब में क्या अंतर है। तो ये अंतर हम समझाने का कोशिश किए हैं। इसमें अगर अभी तक आप लोग को कोई समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है जो बुध का भेद कैसे निकालते हैं लाल किताब में। क्योंकि देखिए लाल किताब में क्या है, जो जीवन का जो समस्या है, सारा समस्या बुध से मिलता है, उसके बाद राहु से मिलता है। ठीक है। तो बुध जो है सो, क्योंकि बुध को बोला जाता है बिन पेंदी का लोटा, वो जिसके साथ रहता है उसके जैसा व्यवहार करता है, वो बहुरूपिया है। ठीक है। तो बुध रिप्रेजेंट करता है बेटी को, बहन को और बुआ को। और बुध किस हाउस में खराब है, तो बुध खराब होता है 3rd हाउस में अगर प्लेस है, और 8 से लेके 12th हाउस में अगर प्लेस है, तो बुध खराब है कुंडली में। अगर बुध जो है अगर अच्छा है, तो आदमी जो है सो बुद्धि का यूज प्रॉपर वे में करेगा, व्यापार करेगा तो उसमें उसको सफलता मिलेगा। अगर बुध खराब है,
तो आदमी को भूलने का बीमारी होगा, त्वचा रोग होगा, दांत खराब होगा, मानसिक भ्रम देता है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इशू होगा अगर बुध खराब होगा तो कुंडली में जो बुध का जो बुध जिन हाउस का कारक है, अब बुध जिन हाउस का लॉर्ड है, अगर इन हाउस में अगर बुध का जो शत्रु ग्रह है चंद्रमा अगर बैठा है, तो इसका मतलब बुध का जर खराब है। तो जन्म कुंडली और वर्षफल कुंडली दोनों में बुध का भेद निकाला जाता है। कुंडली अस्थाई भाग, बुद्धि और व्यापार को दर्शाती है, जबकि वर्षफल उस विशेष वर्ष, एक वर्ष के लिए वर्षफल होता है, तो उस साल के लिए बुध का पोजीशन अगर खराब है या जुपिटर खराब है, तो हम उसका बुध का भेद निकालेंगे। तो बुध का भेद निकालने के लिए सबसे पहले बर्थ चार्ट में क्या देखेंगे, अगर कुंडली में बृहस्पति मंदा है, तब हमको बुध का भेद निकालना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन है, अगर बुध 3, 8, 9, 12 इन हाउस में बैठा है, तभी हमको बुध का भेद निकालना। थर्ड कंडीशन है, अगर बुध मून के साथ मीन शत्रु के साथ एनिमी के साथ बैठा है, तब भी बुध का भेद निकालना। तो अब आपको अपना चार्ट देखिए, अगर आपका चार्ट में अगर लग रहा है जो मरकरी जो है आपका खराब हाउस में बैठा है, या जुपिटर जो है सो मंदा है, जुपिटर मंदा है मतलब जुपिटर 6, 7, 8 और 10 हाउस में है तो मंदा हो गया। नंबर एक कंडीशन। नंबर टू कंडीशन क्या है, जो जुपिटर का हाउस है 2, 5, 9, 11, 12 इन हाउस में अगर जुपिटर का जो एनिमी प्लानेट है वो बैठा है, तभी मंदा हो गया। तो हमको बुध का भेद निकालना पड़ेगा। तो अब बुध का भेद, सपोज कीजिए ये हमारा बर्थ चार्ट, इसमें हमारा ये है नंबर वन, तो सेकेंड हाउस में ये प्लानेट है, थर्ड में ये प्लानेट, फोर्थ में ये प्लानेट, एट में ये प्लानेट, टेंथ में राहु। तो अब हम बुध का भेद यानी कौन ग्रह बुध का परिणाम देगा, या इसको ऐसा बोल सकते हैं जो बुध जो कुंडली में बैठा है, ठीक ना, तो किस ग्रह का शक्ति लेके यहाँ बैठा है जिसका वो रिजल्ट दे। तो उसके लिए क्या है, जो लाल किताब में हर प्लानेट का पावर दिया गया है वो फिक्स है, ये पावर फिक्स है। जैसे देखिए हमारे पास में 9 प्लानेट, तो जुपिटर का पावर 6 फिक्स है, सन का 9, मून का 8, वीनस का 7, मार्स का 5, मरकरी का 4, सैटर्न का 3, राहु का 2, केतु का 1। तो हम क्या किए यहाँ पे, हर ग्रह का जो पावर दिया गया है उसको हम लिख लिए। अब हमको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है जो बर्थ चार्ट में हर एक ग्रह का जो पोजीशन है वो लिखना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे जुपिटर, ये है फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस में बैठा है जुपिटर, सन, मून, मरकरी। तो अब हम क्या किए, जुपिटर के पोजीशन लिखे, दो, सन का दो, मून का दो, फिर मरकरी का दो। अब इसके बाद आ गए मार्स और वीनस थर्ड हाउस में है, तो जहां पे मार्स है यहाँ पे लिख दिए उसका पोजीशन थर्ड, वीनस लिख दिए थर्ड, केतु फोर्थ हाउस में है, तो जहां पे केतु है यहाँ पे लिख दिए पोजीशन फोर। अब सैटर्न है हमारा एट हाउस में, तो जहां सैटर्न है लिख दिए एट। अब राहु टेंथ में है, तो जहां पे राहु है टेंथ। अब हम क्या किए, 6 और 2 को मल्टीप्लाई किए, रिजल्ट आया 12। 9 2 को मल्टीप्लाई किए 18, 8 और 2 को मल्टीप्लाई किए 16। इसी तरह से हर ग्रह का हम रिजल्ट निकाल लिए मल्टीप्लाई कर। तो हमारे पास में 9 प्लैनेट्स का मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, टोटल नंबर आया 138। प्लैनेट कितना है 9, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल नंबर को 9 से डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या बचा वो निकालना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर निकला 3। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे किस ग्रह का पावर 3 है, तो 3 है सैटर्न का। तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए,
किस ग्रह की ताकत 3 है? तो उत्तर है शनि। मतलब बुध का भेद शनि के पास है। अब हम क्या देखेंगे, जो कुंडली में शनि कहाँ स्थित है, तो यह 8वें भाव में स्थित है। देखिए शनि सेटल 8 हाउस में है, तो सेटल 8वें भाव में स्थित है। शनि ग्रह पर सूरज की दृष्टि है। शनि का हालत देखने के लिए अब हम देखेंगे, जो राहु और केतु का पोजीशन देखते हैं। अगर केतु पहले राहु बाद में है तो शनि अच्छा है। तो इस कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मरकरी का जो कारक है कौन है, बहन बेटी बुआ। तो इसका मतलब नेटिव को बहन बेटी बुआ से रिलेशन अच्छा रहेगा, नेटिव का दांत अच्छा रहेगा, नेटिव बिजनेस करेगा तो सक्सेस मिलेगा, बोल सकते हैं। अगर सपोज कीजिए, अगर शनि खराब है कुंडली में, अगर शनि का पोजीशन खराब है, कहीं से टक्कर लग के खराब हुआ, तो हम क्या करेंगे, तब उसको हम उपाय देंगे। क्या उपाय देंगे, तो व्यक्ति को स्टील का एक अंगूठी छल्ला पहना देंगे। छल्ला गोल होता है, बुध के प्रभाव को कम करेगा। लेकिन ये जो छल्ला होता है ये घोड़े की नाल या नाव की कील का बना हुआ होता है। उसको सैटरडे को मिडिल फिंगर में पहनना रहता है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं, बुध का जो हम निकाले हैं, भेद निकालने के लिए टोटल नंबर को 9 से डिवाइड किए, रिमाइंडर है। जो रिमाइंडर निकला उस रिमाइंडर को यहाँ पे देखना है, किस प्लानेट से का ये रिमाइंडर है, उस प्लानेट के पास में बुध का भेद है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे रिमाइंडर निकला 0, अगर 0 निकला, यहाँ पे 0 तो है नहीं, तब अब किसके पास में बुध का भेद है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 है तब कुंडली में प्रथम भाव में जो, या पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है, मतलब 5th हाउस में जो प्लानेट बैठा है, उसके पास में बुध का भेद। अब सपोज कीजिए कुंडली में अगर 2 प्लानेट या 3 प्लानेट है 5th हाउस में, तो उसमें से अब हम बुध का भेद तो कोई एक प्लानेट के पास है, तो किसके पास है, तो जिस प्लानेट के पास में पावर जो नंबर दिया है 1 से 9 तक, वो जिस प्लानेट का हाईएस्ट नंबर रहेगा उस प्लानेट को कंसीडर करेंगे। अगर सपोज कीजिए 5th हाउस खाली है, उस केस में अब हम देखेंगे जो 11th हाउस में कौन प्लानेट बैठा है उसके पास में बुध का भेद है। अगर सपोज कीजिए 11th भी खाली हो, तब बुध का भेद सूरज के पास में। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं बुध का भेद किसके पास में। अब हम रिमेडी कैसे करेंगे, अगर हमको ये तो अब मालूम चल गया बुध का भेद किस किस प्लानेट के पास है, अब रिमेडी कैसे करेंगे, तो देखिए जो ग्रह बुध का भेद निकलता है, उपाय में उस ग्रह की वस्तुओं को बुध का आकार दिया जाता है और मंगल का रंग। तो अब सपोज कीजिए बुध का भेद बृहस्पति निकला, तो बृहस्पति के लिए मटेरियल जो है वो है पीतल, ब्रास, गोल्ड और ब्रास। तो गोल्ड तो कीमती है, तो छोड़िए, ब्रास का तो कोई भी एक गोली आप ब्रास का बना लीजिए और उसको लाल रंग से रंग लीजिए और अपना पॉकेट में हमेशा रखा कीजिए। तो इस तरह से बृहस्पति का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। अगर सपोज कीजिए सूरज निकला, बुध का भेद, तो तांबे की छोटी गोली को लाल रंग से रंग के अपने पास रखना। चंद्रमा निकला तो चांदी की गोली को लाल रंग से रंग के अपने पास रखना है। मंगल निकला तो तांबे की गोली को लाल रंग से रंग के रखना है, नहीं तो मूंगा को भी अपने पास रख सकते हैं। मरकरी निकला तो कांच की गोली को लाल रंग से रंग के अपने पास रखना है, नहीं तो पन्ना को भी लाल रंग से रंग के रख सकते हैं। टोकर निकला तो मिट्टी की गोली को लाल रंग से रंग के अपने पास रखना। अभी जो कुंडली एनालिसिस किए हैं तो उसमें शनि निकला था, तो शनि क्या करेंगे, लोहे की गोली को लाल रंग से रंग के हमेशा अपने पास जेब या वॉलेट में रखेंगे। तो इस तरह से बुध का भेद निकाल के उस प्लानेट का यूज करते हैं। तो अगर बुध को जब मरकरी का, मंगल का सपोर्ट मिल गया तो अब परेशानी बुध नहीं देगा।
अगर राहु निकला तो शीशा का गोली, कांचा का गोली, जो कंचा रहता है उसका गोली को लाल रंग करके अपने पास रखना। केतु निकला तो दो कलर का कंचा लेंगे, उसको लाल रंग करके अपने पास रखेंगे। रिमेडी जो करते हैं तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जाता है, ये ध्यान पे रखना। अब सपोज कीजिए आपके पास में लाल किताब का सॉफ्टवेयर है, तो लाल किताब का सॉफ्टवेयर है तो देखिए यहाँ पे आपको जन्म कुंडली निकल गया, D9 निकल गया। और सेम सॉफ्टवेयर आपको लाल किताब का कुंडली भी दे देगा। जैसे एस्ट्रोसेज 3 का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ये सिर्फ आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो देखिए यहाँ कुछ करने की, नंबर डिलीट करो फिर से लिखो, कुछ करने का जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक दे दिया। इस कुंडली से सॉफ्टवेयर इस नंबर को डिलीट कर दिया, यहाँ 1 2 3 4 सब लिख दिया, तो सारा प्लानेट जैसा था वैसा ही पोजीशन में है। तो अब इस ये हो गया हमारा लगन कुंडली। अब हम देखेंगे नेटिव का वर्षफल कुंडली। तो देखिए वर्षफल कुंडली में देखिए यहाँ पर शनि कहाँ है, सेकेंड हाउस में है। यहाँ पे देखेंगे शनि कहाँ है, सेकेंड हाउस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, सैटर्न जो है इस साल रिपीट हो गया। तो वर्ष, कोई भी प्लानेट जब वर्षफल में रिपीट होता है तो इसका मतलब है कि इस साल के लिए ये ग्रह एक्टिव है और वो अपना फल देगा ही देगा। अब शनि का सेकेंड का जो फल है वो फल आपको पहले मालूम होना चाहिए। तो शनि अगर सेकेंड में है, सेकेंड घर होता है मंदिर का, तो मंदिर में तो कोई भी ग्रह खराब फल देता नहीं है। तो सैटर्न यहाँ पे नेटिव को धार्मिक बनाएगा, धन देगा, लेकिन सैटर्न तो डिले का कारक है तो देरी से देगा। देरी का मतलब क्या है, शनि का एज है 36 ईयर, तो आफ्टर 36 ईयर नेटिव को धन ज्यादा आएगा। और सेकेंड हाउस फैमिली का हाउस है, फैमिली का हाउस में सैटर्न है, सैटर्न सेपरेटिव प्लानेट है। तो सैटर्न जो है सो फैमिली से दूर करेगा, तो मतलब नेटिव जो है जहां पे जन्म हुआ है वहां से दूर जाएगा तो सफलता मिलेगी। ठीक। तो ये तो सेकेंड हाउस में सैटर्न का रिजल्ट है, वो तो यहाँ भी मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, जो अगर रिपीट होता है वर्षफल में तो उसका रिमेडी करना अनिवार्य है। तो सैटर्न क्या है, सेकेंड हाउस मंदिर है। तो अब नेटिव को घर से मंदिर पैदल जाना। अब मान लीजिए कोई नेटिव है, उसका घर से मंदिर जो है सो 10 किलोमीटर पे है। अब 10 किलोमीटर तो पैदल जाएगा नहीं, तो आप उसको ये बोलिए, और ये जाना है 43 डेज कंटिन्यूअस। तो मंदिर का जो एंट्री द्वार है, जो बाउंड्री वॉल होता है, जो कैंपस है मंदिर का, वहां तक वो गाड़ी जैसे जा सकता है, उसके बाद पैदल जाए। और एनदर रिमेडी क्या है, जब रिपीट सैटर्न रिपीट किया, उसका एनदर रिमेडी है जो दूध का तिलक 43 डेज तक लगाए, जहाँ पे सेकेंड हाउस जो है सो हमारा दोनों भुवों के बीच में जो पोजीशन है ये होता है सेकेंड हाउस, मंदिर का स्थान। तो यहाँ पे दूध का या दही का तिलक लगाए। तो इस तरह से चार्ट का एनालिसिस करते हैं। अब सपोज कीजिए सेम चार्ट में अगर हमको बुध का भेद निकालना हो, तो देखिए सैटर्न है सेकेंड, केतु फोर्थ, जुपिटर फिफ्थ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पावर सबका तो हमको मालूम है। अब सारे ग्रह का पोजीशन नोट कर लिए, जुपिटर है फिफ्थ में, सूरज बुध सिक्स में। ये जो सभी प्लेनेट का हम पावर बता रहे हैं, ये सभी ग्रह का प्लेनेट कैसे, कहाँ से आया इस प्लेनेट ये पावर? नहीं देखिए, ये 6 9। ये फिक्स है, जैसे हाउस फिक्स है ना, ओके एरीज का ओके। 1। सो इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला के, ठीक है ठीक है। तो ये फिक्स है, ये दिया हुआ है 1 से 9 प्लानेट है, उसको 1 से 9 तक नंबर दिया है। तो सन जो है राजा है, मून है रानी। तो राजा को सबसे हाईएस्ट नंबर, उसके बाद मून को। और आदमी क्या चाहता है, भोग विलास में लिप्त रहना चाहता है, इसलिए उसके बाद शुक्र को 7 नंबर मिला है। उसके बाद समय मिलता है तो आदमी थोड़ा धर्म कर्म भी करता है, तो जुपिटर को उसके बाद 6 का नंबर मिला है। तो ये जो नंबर है ना, ये फिक्स नंबर है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्या होगा, हर आदमी के लिए ग्रह का पोजीशन चेंज होगा। तो पहले जो निकाले थे तो उसमें देखिए सम आया था 1,
34 और 38 समथिंग, यहाँ पे देखिए 305 आया, क्योंकि इस चार्ट में ग्रह का पोजीशन सब अलग अलग है। मंगल है 11 में, राहु 10 में, शुक्र 8 में। तो अब देखिए शुक्र 8 में 7 8 56, जुपिटर 6 × 5 30, सन 9th में है, 6 में पोजीशन है उसका 54, मून है 8 नंबर दिया है, 7th हाउस में मून है 7th हाउस में, तो 8 × 7 56। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर सबको ऐड करके 305 हमको निकला। अब क्या करेंगे, उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकला 8, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये मून निकला, तो इसका मतलब बुध का भेद अब मून के पास में, चंद्रमा के पास में है। तो क्या करना होगा, चंद्रमा के लिए सिल्वर का गोली बना करके उसको लाल रंग करके नेटिव हमेशा अपने पास रखे, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा बुध के लिए। तो देखिए अभी आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव था आप लोगों को बताना जो लाल किताब और वैदिक में क्या अंतर है, नंबर 1। नंबर 2, बुध का भेद कैसे निकालते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। अभी देखिए, अभी लाल किताब का एक कोर्स है जो मैं लाने जा रहा हूँ, 9 मार्च से मेरा कोर्स आएगा। ठीक, कोर्स का ये है, हमारा कंटेंट है जिसमें कि वैदिक, आपको लाल किताब का बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब ये कोर्स करने के बाद आपको कहीं दूसरे जगह सीखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मैं इंक्लूड किया हूँ। कुछ चीज है यहाँ पे जैसे मेंशन नहीं है, वो सब भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको लाल किताब का पूरा ज्ञान यहाँ मिल जाएगा। मेरा जो कोर्स है उसका फीस हम रखे हैं 6,000। ठीक है, 9 मार्च से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग को अगर ज्वाइन करना होगा तो आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना मैं मैं व्यू मैं मैं, बताइए। मैं ज्वाइन कर सुजीत जी, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। आई ज्वाइन दिस कोर्स। नहीं 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 नहीं, ठीक है, मतलब और मैं बोल रहा हूँ। अब ओके ओके, सुरेश ठीक है। सिंगला सर, आप बताइए सर, कैसा मत आपको फील हो रहा है, क्योंकि आप तो सबसे सीनियर आदमी है और नॉलेज। नहीं सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर को तो। बहुत अच्छा, आप बहुत नहीं अच्छा आपको एक्सप्लेन किया जी। दिमाग के खुल गए हमारे सारे रद्दी, जितना नहीं नहीं दिमाग आपको लगे जी। नहीं नहीं आपको थैंक यू करता हूँ, क्योंकि आप हर मेरा वेबिनार में आते हैं, प्रोत्साहन बढ़ाते हैं हमारा। नहीं तो ठीक है। देखिए मीना मैडम, इफ यू हैव टुडे एनी डाउट यू कैन आस्क। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई ना, अब लाल किताब के हिसाब से ना मेरे सारे ग्रह खराब हैं जी। और लेकिन मुझे जो है ना, मैं राजा की तरह की जिंदगी है मेरी। कोई 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 दिक्कत नहीं किसी तरह की भी। अब नहीं, तो मुझे इसका समझ में नहीं। कारण मैं बता रहा हूँ सर, एक्चुअली में क्या हाँ है, जी। जो आपका जो बर्थ टाइम है ना, हाँ जी। उस टाइम में थोड़ा डिफरेंस होगा। तो अच्छा। इसके कारण क्या है, जो लाल, क्योंकि लाल किताब में वो हो ही नहीं सकता है, जो ग्रह जो है सो मतलब बता कुछ और रहा है नहीं, और बस आपको टाइम ऐसे तो कुछ मेरा और मिल रहा बीटीआर है। कराया मैंने, वो सही है जी। हाँ, तो आप जो है सो अपना चार्ट का एनालिसिस केपी चार्ट देख के कीजिए, तब आपको पूरा मिल जाएगा। केपी से भी ठीक आता है, वैदिक से भी ठीक आता है। लाल किताब में नहीं पता नहीं अब क्या।